Assalamualaikum. My name is मोहम्मद शुएब अशरफ एंड my roll number is 862901 और आज हम डिस्कस करेंगे रेट ला। सबसे पहले हम रेट ला को डिस्कस करने से पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है ये दरअसल स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हो सकती है, जिस स्पीड पे एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हो। एक्चुअली जो रेट है ये चेंज इन कंसनट्रेशन है ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए जो एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम स्टडी कर सकते हैं बाय नोटिंग द डिक्रीज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए। मतलब कि हमारे पास जो रिएक्टेंट ए है हम उसकी कंसनट्रेशन में जितना डिक्रीज़ आ रहा है उसको नोट करके भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जितना इंक्रीज़ आ रहा है हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम लेके हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को भी मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टाइम। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये दरअसल डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए के बारे में है। और इसके साथ साथ हम रेट ऑफ रिएक्शन को विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट यानी कि बी प्रोडक्ट यानी कि बी के लिहाज से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डी टी। यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन है ये दरअसल इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन की वजह से हम लगा रहे हैं। अब हम रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का ले लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो हमारे पास रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो एक फ़िक्स टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर, प्रोडक्ट्स पर नहीं, रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर। सो इसका मतलब हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। सो हम रेट लॉ के लिए हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, और जो ईच कंसंट्रेशन है उस पर कोई ना कोई पावर होगी, रेज टू पावर होगी, उसका कोई ना कोई कोफिशेंट होगा। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें, इसमें रिएक्शन में है कि जी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ए प्लस टू बी इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास जो रेट होगा वो रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पर जो टू बी हमारे पास लगाया है तो जो हमारे पास कोफिशेंट है वो रेट इक्वेशन में बी की पावर में चला जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे पास जो रेट लॉ की जो एक्सप्रेशन है उसमें जो रेट है उसका जो हमारे पास पावर्स आती है रेट एक्सप्रेशन की, वो हम हमेशा कोफिशेंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है ना, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है, बट हम एक्चुअली लेते हैं। बट कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिसमें जो हमारे पास जो कोफिशेंट है वो पावर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, मतलब कि हमने उसको लिखना पावर में होता है बट एक्चुअली वो हमेशा कोफिशेंट के इक्वल नहीं होती पावर रेट इक्वेशन में। तो अगर हम इसको जनरलाइज करें तो किसी भी रेट केमिकल रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें जो रिएक्टेंट्स का जो कोफिशेंट होता है उसको हम पावर्स में लिखते हैं। यहाँ मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है रेट इज़ इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर एम डॉट कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर एन। यहाँ पर जो m और n है ये पावर्स में लिखे गए हैं और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के जो इक्वेशन है उसके कोफिशेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स के कोफिशेंट्स हैं। यहाँ पर जो m और n है ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं या इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
अब इम्पोर्टेंट नोट जो मैंने पीछे भी बात की कि जो हम पहली बात तो ये कि जो हम रेट ला है उसको एक्सपेरिमेंटली ड्रा करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, इसको हम थ्योरेटिकली एक इक्वेशन को देख के रेट ला को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। ना ही हम इसको किसी भी इक्वेशन को देख के हम उसका रेट ला या रेट एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते। ये एक ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है। और दूसरा इसकी बात यह है कि जो हमेशा मैंने पीछे भी बात की कि जो हमेशा जो कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमेशा ही पावर्स में नहीं जाते। कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनमें पावर चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 देखें जिसमें 2NH3 जो है वो डिकम्पोज हो रहे हैं N2+3H2। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो जो NH2 का जो कोफिशिएंट है, NH3 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। तो जो रेट ला के एक्सप्रेशन है उसमें ये पावर 2 होना चाहिए, बट वहाँ पे पावर 0 है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। और इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल होती हैं जिनमें जो रेट बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा पावर्स में नहीं आता। देखा गया है कि पावर चेंज हो सकती है। So this is a brief introduction about the rate law and rate of a chemical reaction. Thank you.